स्नेक्स की फैमिलीज़ की जब बात की जाती है अमित, तो दो नाम खासे सामने आते हैं जिनको काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है पूरे विश्व में। एक फैमिली है एलापिड्स की, दूसरी है वाइपरेट्स की। एलापिड्स का खौफ तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन अगर हम डेथ टोल की बात करते हैं, चाहे वो एशियाटिक कॉन्टिनेंट हो, चाहे अफ्रीकन इलाके हों, इन सभी जगहों पर वाइपर्स जो होते हैं, इनका जो डेथ टोल है वो काफ़ी बड़ा होता है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि एलापिड्स ज़्यादा ख़तरनाक हैं या वाइपरेट्स। तो दोस्तों, जैसा हमने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलापिड्स और वाइपरेट्स के एक कंपैरिजन की तरह हम इसे रखेंगे। तो शुरू करते हैं। और एक पिट वाइपर यहाँ पर है, ग्रीन पिट वाइपर, इंडियन ट्री वाइपर, बैम्बू पिट वाइपर या फिर ट्राइमेरेसरस ग्रामिनियस। तो जैसा कि अभी अक्षय ने आपको बताया कि हम आज बात करने वाले हैं सांपों की उस फैमिली के बारे में जिसका डेथ टोल दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, वाइपरेट्स पे हम बात करने वाले हैं। अगर बात सिर्फ जहर की जाए तो हाँ, एलापिड्स का जो जहर होता है वो ज़्यादा पोटेंट होता है, ज़्यादा तेज़ी से आपकी जान ले सकता है। लेकिन फिर भी वाइपरेट्स का जो डेथ टोल है वो सबसे ज़्यादा क्यों है, सबसे ऊपर क्यों है? अभी आपने देखा इसने जिस तरीके से अटैक किया। और आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि इनका जो कैमोफ्लेज होता है, अभी तो ये एक ऐसे पेड़ में है जहाँ ज़्यादा पत्तियाँ नहीं हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए इसका रंग अगर किसी एक ग्रीन पेड़ में ये हो तो वहाँ आप इमेजिन कीजिए कि क्या इसको देख पाना, इसको पहचान पाना इतना आसान होगा। मैं पूछना चाहता हूँ अपने साथी से, मनोज जी से, कि फैंग्स के अलावा हम ये अच्छे से जानते हैं कि वाइपरेट फैमिली में सांपों के जो फैंग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। जी। तो फैंग्स के अलावा ऐसी और क्या विशेषता इनमें होती है कि इनका डेथ टोल, चाहे आप बात करें एशिया की, चाहे आप बात करें अफ्रीका की, इनका डेथ टोल जो है अगर बाकी के फैमिलीज़ को आप मिला लें, जॉइंट भी कर लें, तो भी इनके डेथ टोल के बराबर नहीं आ पाते। जी, इनकी वेनम की जो अमाउंट जो रिलीज़ करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट हो सकता है कि जिसकी वजह से डेथ टोल जो है पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा होती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और एशियन कॉन्टिनेंट्स में। इनके फैंग्स तो ऑलरेडी बड़े होते ही हैं, लेकिन जिस अमाउंट में जो वेनम को रिलीज़ करते हैं बाइट करने टाइम, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कई बार ये सडन बाइट कर लेते हैं, कई बार वार्निंग भी नहीं देते हैं, और इस तरीके से कैमोफ्लेज हो जाते हैं अपने पूरे एनवायरनमेंट के हिसाब से कि अगर आप नज़दीक से भी जा रहे हैं, इन्हें अगर थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो ये बाइट करने से बिल्कुल नहीं चुकते। जहाँ की बात की जाए एलापिड्स की, वो उनका एक अलग सा डिफेंस पोस्चर रहता है। जैसे कोबरा हो गया, वो अपना हुड स्प्रेड कर लेते हैं और वार्निंग दे देते हैं। कई सारे ऐसे सांप जो वार्निंग एक जेस्चर बना लेते हैं, लेकिन वाइपर्स भी बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये बाइट करने में उनसे आगे रहते हैं हमेशा। जी, तो ये एम्बुश स्नेक होते हैं, छुप के अपने शिकार को पकड़ने पे यकीन करते हैं और शिकार को ये दूसरा मौका नहीं देते हैं। एक ही बार इनको शिकार को बाइट करने का मौका मिलता है, इसीलिए जब कभी ये बाइट करते हैं अपने शिकार के अंदर ज़्यादा वेनम जो है इंजेक्ट करने का प्रयास ये करते हैं। मनोज जी, आपने कहा, अमित जी आपने भी अभी कंक्लूड किया अपने पॉइंट को ये कहते हुए कि ज़्यादा वेनम ये रिलीज़ करते हैं। एक मैं काउंटर करना चाहूँगा एक क्वेश्चन से कि वेनम यील्ड के मामले में अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट कोबरा, किंग कोबरा, ये तो बड़े अव्वल आते हैं वाइपरेट्स के कंपैरिजन में। तो क्या कारण है कि उनके बाइट से डेथ टोल कम है? वेनम के क्वांटिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो आप इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करें हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत ही एक अच्छा सवाल है। जब हम बात करते हैं वेनम यील्ड की, तो हम बात करते हैं वेनम निकालने की एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे सांपों को लोग जो है अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जहर निकलवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो है छुप के अपने शिकार का इंतज़ार करते रहते हैं। शिकार इनके पास आता है, अपने पास आने देने का ये इंतज़ार करते रहते हैं, और जब शिकार इनके पास होता है ये बिल्कुल उसको बाइट करते हैं अपने बड़े बड़े फैंग से और ज़्यादा से ज़्यादा जहर उसमें उड़ेल देते हैं। इसके उलट एलापिड्स जो हैं, चाहे हम बात करें किंग कोबरा की
या हम बात करें फॉरेस्ट कोबरास की, तो ये अपने शिकार का पीछा करते हैं। ये अपने शिकार के पीछे जाते हैं, उसको भगाने का प्रयास करते हैं या गंध लेके उसका पीछा करते हैं और उसके बाद अपने ताकत और जहर से उसका शिकार करते हैं। तो ज़्यादा जहर इंजेक्ट करने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जी, लेपर्ड्स तो पीछा करते हैं, लेकिन कई बार वाइपर्स क्या है, वाइपर्स को पीछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने कई बार वेनम की पोटेंसी इनकी इतनी ताकतवर होती है, ज़्यादा होती है कि ये भी प्रयास करते हैं कि उस जो वेनम जो ईट करते हैं प्रे में, तो कहीं ना कहीं पोटेंसी अपना काम दिखाए और इन्हें वो जो प्रे रहेगा इनका, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर ना जा पाए, जिनकी वजह से वो खाने को मिस ना कर दे। जी हाँ मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे अभी हमारे साथी दीपक खड़े हैं इसके सामने कैमरा होल्ड करके, और ये कंटिन्यू दो चीज़ें कर रहा है यहाँ पर। एक तो शायद जो इंफ्रारेड उनसे निकल रही होंगी उनको भी ये सेंस कर रहा है, और लगातार अपनी टंग को भी बाहर निकाल रहा है और जेकब्सन ऑर्गन के थ्रू कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो ये ऐसा ज़्यादातर स्नेक्स करते हैं, लेकिन इनके पास एक अपर हैंड रहता है पिट्स के कारण। तो वो कैसे काम करता है ये आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये जनरली किसी सब ऑब्जेक्ट से, अगर जिससे भी ऑब्जेक्ट से हीट निकल रही होती है, तो उनके पास स्पेशलाइज्ड एक पिट होती है, हीट सेंसिंग पिट्स जिसे कहा जाता है कि आम में, वो उससे सेंस कर लेते हैं कि उससे क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट निकल रही है, और उससे सेंस कर लेते हैं। ऐसा एक इंफ्रारेड इमेज तैयार कर लेते हैं अपने ब्रेन में। जिस तरीके अगर कहीं बहुत ज़्यादा डार्क है, कहीं अंधेरा भी है, तो उनके सामने जो भी अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई भी शिकार आ जाता है गर्म खून वाला, तो उसे सेंस कर लेते हैं। प्लस हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसे अपने टंग से मतलब लेके उसे जेकब्सन ऑर्गन में प्रोसेस करते हैं, और जिसके वजह से उनको एक इमेज सा बन जाता है कि आगे सामने क्या हो सकता है। अक्षय, पिट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात अभी रिसर्च में पता चली है, सामने आई है कि पिट्स जो हैं वो थर्मल इमेजिंग के लिए तो यूज़ होते ही हैं, साथ ही साथ इनके टेम्परेचर कंट्रोल में भी काम आते हैं। इनके शरीर का टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी पिट एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये हाल ही के रिसर्च से निकली हुई जानकारी है। तो हमें ये इसका जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है क्लाउका से थोड़ा सा पहले जो है, वहाँ देखेंगे तो अलग से थोड़ा सा एक पोजीशन या कहें तो शेप इसने अख्तियार किया हुआ है। ऐसा स्पेशल शेप क्या सिर्फ आर्बोरियल स्नेक्स में ही होता है, या बाकी के सांप जो है वो भी इस तरीके का कुछ करते हैं? ज़मीनी सांप में भी ये शेप आपको देखने को मिलता है। ये आप रसल्स वाइपर में भी देख सकते हैं, बोआज में भी देख सकते हैं। ये जब डिफेंस का पोस्चर अपनाते हैं तो थोड़ा सा अपना होल्ड तैयार करते हैं, पीछे के भाग से थोड़ा सा होल्ड अपना तैयार करते हैं, ताकि आगे का जो इनका हिस्सा है शरीर का, उसको मूव करने में, उछालने में, जंप कराने में सहायता हो इनको। मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर से इसके ब्लैक स्पेकल्स जो हैं बॉडी पर उसे थोड़ा सा दिखाएं, और मैं आप दोनों से चाहूँगा कि ब्लैक स्पेकल्स क्या सिर्फ ग्रामिनियस में ही पाए जाते हैं, या फिर ट्राइमेरोसरस जेनस के और भी स्नेक्स हैं जिनमें ब्लैक स्पेकल्स दिखते हैं? जी, तो ब्लैक स्पेकल्स जो आप अभी देख पा रहे हैं, ब्लैक कलर, ये आपको ग्रामिनियस में दिखते हैं, और ये इनकी ख़ास पहचान है। आप देखेंगे कहीं कहीं पे या किसी सांप में ये स्पेकल्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, किसी में ये स्पेकल्स आपको कम दिखते हैं। तो हाँ, ये इसकी एक पहचान का विशेष तरीका। अब आप देखेंगे वो जो स्पेशल शेप जो आपको क्लोआका के आगे दिख रहा था, वो अब रिलीज़ हो चुका है। सांप थोड़ा सा ईज़ हुआ है, थोड़ा सा ये जो है कम खतरा फील कर रहा है, और इसको आगे की गंध लेके इलाके को थोड़ा सा फील करना है और इलाके को पहचानना है। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक आखिरी सवाल है। ट्राइमेरोसरस ग्रामिनियस और ट्राइमेरोसरस स्टेजनेग्री, ये दो काफ़ी मिसअंडरस्टूड स्पीशीज़ हैं, तो आप कुछ जानकारी या डिफ्रेंशिएशन के कुछ टिप्स हमारे यंग रिसर्चर्स को अगर देना चाहें? जी, स्टेजनेग्री ज़्यादातर आपको अगर इंडिया में दिखता है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही दिखेगा, और बाकी जगह स्टेजनेग्री के दिखने के चांसेस ना के बराबर हैं। दूसरी चीज़ है कि स्टेजनेग्री का जो आँखों का रंग होगा वो या तो लाल होगा या तो स्लाइटली ब्राउन होगा, लेकिन ग्रामिनियस की आँखों का रंग जो है वो आपको ग्रीन ही दिखेगा। तो ये एक पहचान हो सकती है। और ग्रामिनियस का जो इलाका है मनोज, वो बहुत वाइड है। वो इंडिया में आपको बहुत सारी जगह में देखने को मिलता है, लेकिन स्टेजनेग्री जो है वो लोकल हमारे यहाँ की स्पीशीज़ है नहीं।
चीन की स्पीशीज है, इसीलिए ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में देखने को मिलता है और बाकी कहीं उसको जो है लोकेट नहीं किया जाता जी। जनरली क्लाइमेट मैच कर जाता है वहाँ का जी। सेम एनवायरनमेंट वैसा बना हुआ है कि उनके लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से एक जगह सेटल हो गए हैं। ज़्यादा अगर उनको क्लाइमेट चेंज होगा तो दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो। तो क्या इसके काटने से मौत पक्की है? नहीं, इसके काटने से मौत के आंकड़े तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, लेकिन हाँ ये आपको बहुत ख़राब या बहुत कहना चाहिए दर्दनाक बाइट आपको दे सकता है और घाव भी हो सकते हैं आपको। इलाका जो है वो सड़ सकता है, गैंग्रीन होने के पूरे चांसेस रह सकते हैं अगर इलाज नहीं कराया गया तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ट्री वाइपर और जो हमारा आज का टॉपिक था एलापिड्स वर्सेस वाइपर एशियाटिक एंड अफ्रीकन एरियाज़ में, वो आपको पसंद आया होगा और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर सकते हैं आप हमारे वीडियोस को, शेयर भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके के और जानकारी भरे वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर लेकर आएँ। नोटिफिकेशंस के लिए आप रेड सब्सक्राइब का बटन हिट कर सकते हैं। उसे सब्सक्राइब बटन को हिट करने का कोई चार्जेस नहीं है, एक बूस्ट अप होता है जिससे हम आपके लिए इसी तरीके के बेहतर कंटेंट ला पाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।